नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकर, दर्शन शास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय करौली। मित्रों, आज हम योग दर्शन की जो चित्त भूमि है उस चित्त भूमि की हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने योग दर्शन के स्वरूप और उनकी चर्चा की, चित्त वृत्तियों के बारे में हमने बात की थी। अब हम आज इस ऑनलाइन क्लास में योग दर्शन में जो चित्त भूमि का जो टॉपिक है उस चित्त भूमि की विवेचना हम इस क्लासेस के माध्यम से करेंगे। तो चित्त वृत्ति जिस अवस्था में होती है उसे चित्त की कार्य अवस्था कहा जाता है। चित्त की जो वृत्ति जिनकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं उसकी जो चित्त की जो कार्य अवस्था जो अवस्था होती है उसको हम कार्य अवस्था कहा जाता है। चित्त की दूसरी अवस्था निरुद्ध अवस्था होती है। इसमें चित्त की कोई वृत्ति नहीं रहती और सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इन दो अवस्था में ही चित्त की 5 भूमियाँ मानी गई हैं। महर्षि व्यास ने योग सूत्र पर भाष्य करते हुए चित्त की 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, जिन्हें चित्त भूमि कहते हैं। चित्त की 5 अवस्थाएं निम्नलिखित है। इसमें जैसे क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 प्रकार की चित्त की भूमियाँ हैं। तो इन चित्त की भूमियों की हम यहाँ विवेचना प्रस्तुत करते हैं। तो पहली है क्षिप्त। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें रजोगुण का प्राधान्य होने के कारण चित्त अत्यंत चंचल एवं स्थिर होता है। इसमें मन एक भी क्षण के लिए किसी विषय पर केंद्रित एवं स्थिर नहीं हो पाता। अधिक चंचल एवं सक्रिय होने के कारण चित्त सांसारिक विषयों की ओर निरंतर प्रवृत्त होने से वह भटकता रहता है। इस अवस्था में उत्पन्न होने वाली चित्त वृत्तियाँ क्षिप्त वृत्ति कहलाती है। जैसे रागोन्मुख तथा धन के मद से उन्मुक्त व्यक्ति का चित्त। तो ये जो चित्त की जो भूमि है, क्षिप्त भूमि, जो इस प्रकार की ये इसकी अवस्था होती है। दूसरी जो है इसकी मूढ़। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें तमोगुण का आधिपत्य होता है। इस अवस्था में चित्त विवेक शून्य एवं कर्तव्य के बोध से रहित होता है। इसमें तमोगुण के प्रदान के कारण ये सब होता है। उसकी प्रवृत्ति अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर होती है। इस अवस्था में निद्रा और आलस की प्रबलता होने के कारण चित्त में निष्क्रियता का उदय होता है। इस अवस्था में भी चित्त योग अभ्यास के उपयुक्त नहीं माना जाता। तो ये जो दूसरी अवस्था होती है मूड जो होती है, ये तमोगुण के प्रभाव के कारण या तमोगुण की अधिक प्रबलता के कारण इसकी जो अवस्था होती है वो इस प्रकार से होती है। तीसरी है विक्षिप्त। इस अवस्था में सत्व गुण का उद्भव होने के कारण तमोगुण का आवरण नष्ट हो जाता है और रजोगुण की प्रबलता मंद पड़ जाती है। अब इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, जो कि 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। तो जो सत्वगुण होता है वो इस सत्वगुण के कारण इसमें तमोगुण का आवरण नष्ट हो जाता है और रजोगुण की जो प्रबलता है वो मंद पड़ जाती है। फलस्वरूप चित्त विषय विशेष पर स्थिर होने लगता है। इसमें साधक की चित्तवृत्ति सत्व गुण के कारण धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वरीय और परमार्थोन्मुख होता है। लेकिन यदा कदा रजोगुण के प्रभाव होने के कारण इनकी वृत्तियाँ विषयोन्मुख भी होती रहती है। सफलता और असफलता के बीच भटकती हुई साधक की चित्त की यह भूमि विक्षिप्त कहलाती है। तो यद्यपि विक्षिप्त अवस्था में सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण ये चित्त जो है किसी विषय पर स्थिर होने लगता है, लेकिन फिर भी रजोगुण और तमोगुण की अंश विद्वान होने के कारण ये वृत्तियाँ जो है विषयोन्मुख होती रहती है, यानी इस संसार में भटकती रहती है। तो ये तीसरी जो अवस्था है। इसकी चौथी जो अवस्था है एकाग्र। इस अवस्था में सत्व गुण का अत्यधिक उत्कर्ष होता है तथा रजोगुण एवं तमोगुण नष्ट हो जाते हैं। फलस्वरूप मन भी विषय पर वैसे ही एकाग्र हो जाता है जैसे निर्वात स्थान में दीप शिखा स्थिर रहता है। तो जिस प्रकार से निर्वात अवस्था का मतलब जिसमें हवन नहीं हो और वहाँ दीप शिखा स्थिर रहती है, जलती रहती है, ठीक उसी प्रकार से इस अवस्था में सत्वगुण की अधिकता के कारण रजो और तमोगुण
का प्रभाव प्राय नष्ट हो जाता है और चित्त जो है एकाग्र हो जाता है। इस प्रकार इस अवस्था में सत्वगुण के कारण ज्ञान का प्रकाश होता है। चित्त अपने अविष्ट विषय पर देर तक ध्यान लगाता रहता है। यह अवस्था योग अभ्यास में पूर्णतः सहायक होती है, यानी योग के अनुरूप ये अवस्थाएं होती है। इसके बाद में जो पांचवी जो अवस्था होती है वो है निरुद्ध अवस्था। इस अवस्था में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जितनी भी जो वृत्तियां हैं उन संपूर्ण वृत्तियों का निरोध हो जाता है, लेकिन इन वृत्तियों की संस्कार अवश्य अवशिष्ट रहते हैं। संस्कार युक्त चित्त की यह निरुद्ध अवस्था ही निर्बीज यानी ध्येय विषय रहित समाधि कहलाती है। ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में जितनी भी जो वृत्तियां हैं वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है। केवल मात्र उन वृत्तियों के संस्कार मात्र रहते हैं, अवशिष्ट रहते हैं, और जिनके कारण ये निर्बीज अवस्था होती है, यानी देह विषय रहित होता है। ये समाधि की अवस्था कहलाती है। एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को योग अभ्यास की योग माना गया है, यानी दो जो अवस्थाएं हैं इन दोनों अवस्थाओं को ही, एकाग्र और निरुद्ध अवस्थाओं को योग के अनुरूप माना जाता है। अब हम देखते हैं कि कैवल्य और निरुद्ध अवस्था जो होती है उसकी किस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। तुलनात्मक दृष्टिकोण से चित्त की निरुद्ध अवस्था कैवल्य से भिन्न है। अब ये जो निरुद्ध जो अवस्था होती है जो कैवल्य से भिन्न है, क्योंकि इसमें चित्त वृत्तियों के संस्कार अपशिष्ट रहते, किंतु कैवल्य में सब संस्कारों का लय हो जाने के कारण चित्त अपने कारण प्रकृति में विलीन होकर पुनः कभी भी पुरुष के संबंध में नहीं आता है। हमने ये देखा कि यद्यपि निरुद्ध अवस्था में सत्व गुण के कारण तमोगुण और रजोगुण पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ संस्कार जो है वृत्तियों के नीत रहते हैं। उन संस्कारों के कारण ये कैवल्य की तुल्य नहीं मानी जाती, चूँकि कैवल्य में संस्कारों का भी लय हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कैवल्य और निरुद्ध जो अवस्था है उस अवस्था की जो बातें यहाँ इस प्रकार से की जाती है। अब एकाग्र और निरुद्ध अवस्था की बात करते हैं। तो मुख्य अंतर ये है कि एकाग्र अवस्था में ध्येय विषय विद्वान रहता है, लेकिन निरुद्ध अवस्था में उसका भी लोप हो जाता है और चित्त अपनी स्वाभाविक जो अवस्था में अवस्थित हो जाता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज चित्त भूमि जो है 5 प्रकार की उनकी बात की है। पंच जो कलेश की विवेचना हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे। तो आप लोगों को ये अच्छी तरह से पिछली वीडियोस को आप ध्यान से सुनेंगे और कंटिन्यू अगर आप सभी वीडियो को एक साथ मिला करके पढ़ेंगे तो ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर साफ हो जाएगी कि जो चित्त की जो भूमि है वो चित्त की भूमि किस प्रकार से ये चित्त वृत्तियों के जो पूर्णतः निरोध की अवस्था में ये पहुंचती हैं। तो आज हमने यहाँ पर चित्त की ये जो भूमियाँ हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, तो इनकी हमने चर्चा यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत की है। धन्यवाद।